सातवें चरण, आखिरी दिन और उसके बाद शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल। इंतजार है नतीजों का, लेकिन उससे पहले आज बड़ा दिन जब एग्जिट पोल लगातार भारत 24 आपको सबसे पहले दिखाने वाला है। लेकिन इस बीच में आज आखिरी दिन है, 7वां चरण है, जब दिग्गजों ने मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वो दिग्गजों की तस्वीरें भारत 24 की स्क्रीन पर सीधे आपके लिए आपको बता दें। देखिए पहली तस्वीर मिर्जापुर यूपी, गाजीपुर यूपी से मनोज सिन्हा देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। वहीं पटना बिहार में आपको नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो हमेशा से टॉकिंग पॉइंट राजनीति कर रहे हैं और ये चुनाव नीतीश कुमार की साख का चुनाव है, अस्तित्व का चुनाव है। वहीं आप देखिए जहानाबाद बिहार में आपको तस्वीरों में जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं वोट डालते हुए, और उसके बाद वोट अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अपने समर्थकों के साथ वो नजर आ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि बठिंडा पंजाब में आपको सुखबीर सिंह बादल नजर आ रहे हैं। पंजाब बेहद रोचक है और मल्टी फेसेड चुनाव, मल्टी कॉर्नर चुनाव यहां पर हुआ पंजाब में। और इस बार पंजाब में क्या कुछ होगा, देखिए पंजाब वो जगह है जहां पर 2014 में जब मोदी लहर थी तब भी जो अरुण जेटली थे उनको चुनाव हरा दिया था। तो पंजाब बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तस्वीरें आप देखिए, राज्यपाल सिक्किम आपको दिखा रहे हैं, लक्ष्मण आचार्य तस्वीरों में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ प्रेम कुमार धूमल तस्वीरों में है, जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ तस्वीरों में है, अध्यक्ष बीजेपी अनुराग ठाकुर उनकी सीट पर आज चुनाव था, उसके बाद लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और सरकार का बड़ा चेहरा राज्यपाल हिमाचल प्रदेश भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें दिग्गजों की। और हमारे साथ एक बार फिर मेहमान जुड़ गए हैं, सुमित सोनी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो दीपक रंजन प्रवक्ता सपा, तो राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। हम राहुल जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि क्या सही है क्या नहीं, पर मेरा फिर भी मानना है क्योंकि लगातार चर्चाएं अनुमान पे होती हैं, आज शाम भी अनुमान पे ही चर्चा है। कोई नहीं कहता कि एग्जिट पोल सटीक है या एग्जिट पोल वो है जो नतीजों की तस्वीर होगी, लेकिन चर्चा से बचना नहीं चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सुमित सोनी आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है और आज का एग्जिट पोल भी है, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 100 दिन का रोड मैप भी तैयार कर चुकी है और फिर इसके अलावा क्या क्या और तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुकी है? देखिए 2047 तक की योजनाएं तो हमने बना ली हैं अभी वर्तमान में अदिति जी, और उससे आगे अभी जैसे ही हम सरकार बना लेंगे 2024 में, तो उसके बाद बहुत से काम करने हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से बड़े मिशन हैं जिनको अमल में लाना है। पीओके को हमने भारत में मिलाना है, जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है विभिन्न मंचों से। और हमें काशी जीतना है, हमें वाराणसी का मसला हल करना है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कांग्रेस और ये तमाम विपक्षी जो गठबंधन, जो ठगबंधन, मैं क्या कहूं, मतलब नेता इनके पास नहीं, नीति इनके पास नहीं, नेतृत्व इनके पास नहीं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश को टुकड़ों में बांटा है, देश की विचारधारा को टुकड़ों में बांटा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके ना ये हिंदू के सगे हुए, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपके पास है, आरएसएस जिसको आर्मी कहा जाता है, लेकिन अब आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम अलग वो अलग, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए राजनीति की जहां तक बात है तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और हम लगातार सरकार में हैं। आरएसएस ठीक है, एक हमारा सहयोगी संगठन रहा है और हमारा, मैं कहूंगा कि एक यानी आरएसएस का चुनाव और जमीन पर कोई रोल नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए हमारा ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव में रोल नहीं है। आरएसएस के लोग बिल्कुल हमारे साथ मतलब कंधे से कंधा मिलाकर इलेक्शन में काम कर रहे हैं। इसमें तो फिर आरएसएस अलग क्यों और भाजपा अलग क्यों? वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। नहीं है ना अदिति जी, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस हमारा एक सहयोगी संगठन है, हमारा एक पैतृक संगठन है, लेकिन वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। ठीक है, तो इसका जवाब लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी, ये जरूरत क्यों आई कि आरएसएस और हम अलग अलग हैं?
देखिए, इनका आंतरिक मामला है, किसको अपने साथ रखते हैं, किसको अपने साथ नहीं रखते हैं, ये जाने, इनका काम जाने। अभी हमारे भाई ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा ठग बंधन है। अरे हमारा गठबंधन तो हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता के साथ है, किसको ठग कर रहे हैं? आप दिल पे मत लिया करो दीपक जी। हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता को ठग कर रही है। हमारा गठबंधन तो हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता के साथ है। अभी हमारे काबिल प्रवक्ता, सेंसिबल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 2047 तक की योजना बता दी, लेकिन पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया ये इन्होंने नहीं बताया। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? 2014 में भी ये वादा करके आए थे कि हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे 2 करोड़ नहीं दे पाते, 1 ही करोड़ दे दिए होते तो आज आपको 80 करोड़ जो है लोगों को मुफ्त राशन नहीं देने का काम करना। दीपक जी, अच्छा मैं बता देती हूँ कि उन्होंने आपको ठगबंधन क्यों कहा। लालू यादव को सजा हुई कांग्रेस के समय, सुनिए तो सही, आप इसका जवाब दे दीजिएगा। आप उनको डिफेंड मत करिए। देखिए आप नहीं, आप मेरी बात, चलिए मेरी बात सुन लीजिए। ना, आप उनके मुंह में अपनी जबान डाल रही हैं क्या? आप समझ ही नहीं रहे। अब आपको लग रहा है कि अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए आप बात घुमा रहे हैं। चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारा गठबंधन देवतुल्य जनता से। देखिए 4 तारीख के बाद 4 जून को ना पत्रकारिता आजाद दिवस जो मनाए रहे हम लोग, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? जब कुछ नहीं होता तो पत्रकारों पे आ जाते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप पत्रकारों पे आते हैं। कोई बात नहीं, मैं विपिन शर्मा जी के पास जाऊंगी। विपिन जी, आप क्यों उनके मुंह में अपनी जबान डाल रही हैं? जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप पत्रकारों पे आ जाते हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। अरे 10 तारीख को पत्रकार विपिन जी, मेरा पहले सवाल आप सुन लीजिएगा, अतिथि जी मनाइएगा, लेकिन प्रवक्ताओं का कोई बात नहीं। जब कोई किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ सकता तो पत्रकारों पे फोड़ता, लेकिन पत्रकारों का दिल बड़ा है। कोई बात नहीं। विपिन जी, लालू यादव को सजा हुई कांग्रेस के समय, मुलायम सिंह पर डीए केस हुआ कांग्रेस के समय, लालू यादव के चुनाव लड़ने पर रोक लगी कांग्रेस के समय, डीएमके की बड़ी नेता कानीमोजी जेल गई कांग्रेस के समय, ओबीसी आरक्षण देने वाले अर्जुन सिंह को कैबिनेट से बाहर निकाला कांग्रेस के समय, और ऐसी बहुत बातें हैं। तो ऐसे में जो इस गठबंधन को जनता कैसे एक्सेप्ट करेगी? आदित्य जी, मैं आप बधाई के पात्र हैं। भर करके आज गठबंधन के हिस्सा है कि नहीं है? जनाब थोड़ा धैर्य रखिए, मेरे से सवाल पूछा गया है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसकी बहुत अहमियत है आदित्य जी। आप बहुत एक मैच्योर पत्रकार हैं और बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। देखिए, क्या कारण था जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री हैड मेड अ वेरी स्केदिंग ऑब्जर्वेशन। इट सेड सीबीआई इज अ केज्ड पैरट, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है। क्या ये किसी को बताने की आवश्यकता है? अगर हम वर्तमान की बात करें, क्योंकि 2019 से लेकर 2014 का जो दौर है, जब ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी सीबीआई ज्यादा मुस्तैदी दिखा रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो यहां पर इतिहास उस बात का गवाह है। पिछले कुछ वर्षों में जाए, पिछले दशक में जब मंथन करें, वो तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि सीबीआई को केज्ड पैरट बोला गया था। एपेक्स कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कोई ना कोई तो कारण होगा। एक आम आदमी इससे क्या समझेगा कि इसका मतलब है खौफ दिखाकर आप समर्थन लेते थे। तो वही बात है दीदी जी, आपके सवाल का उत्तर इसी में मिलेगा कि यहां पर क्या कारण है कि जब उनके कार्यकाल में कार्रवाई हुई, आपने लालू प्रसाद जी की बात करी, मुलायम सिंह यादव जी की बात करी, तमाम ऐसे नेता हैं, फिरिस्त ये ना खत्म होने वाली फिरिस्त है। लेकिन यहां पर सवाल ये पैदा होता है, एक तो पहले मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगा पत्रकारों को लेकर कि तो क्या ये 2014 के पहले भी तो पत्रकार हुआ करते थे, क्या उनपे भी कोई प्रतिबंध लगा था कि हम ऐसे नहीं करेंगे? एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और संविधान की दुहाई देते हैं, चौथा स्तंभ है पत्रकार। आपने कुछ चिन्हित कर दिए कुछ पत्रकार कि इन पे बैन लगाया गया है। तो ये बातें देखिए, जनता जनार्दन है और जनता के पास अच्छा संदेश दीजिए। और रही बात ये जो एग्जिट पोल की है कि आप उसमें अपनी भागीदारी नहीं, वो आपका निजी फैसला है। और मैं अभी जो सपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात आपने बोली, मैं उसकी तारीफ करूंगा। आपने बोला कि ये उनका आंतरिक मामला है, अंदरूनी मामला है आपस का, कि आरएसएस को लेकर और बीजेपी जो अलग अलग ये बातें आ रही हैं। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि पत्रकारों पे यहां पर हम लोग ने अपना जीवन खपा दिया पत्रकारिता में, और यहां पर हम लोगों अपना दायित्व भली भांति जानते हैं। जैसे आप लोग नेता हैं, आप लोगों को तो रोल मॉडल समझा जाता है कि आप लोग कुछ आदर्श एक सिद्ध करें, आगे आके जनता के बीच जाके आप लोग भागीदारी निभाएं। अब अच्छा एक संदेश जाएगा। अगर आप अपना आत्मविश्वास दिखा रहे हैं कि भाजपा 200 पार भी नहीं जाने वाली, तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा जनता के पास कि देखिए आपका आत्मविश्वास भी 7वें आसमान पर है और आप बाजी मारने वाले हैं 2024 के चुनाव में। राहुल जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, अब आपने जो सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल था आपका
कि तमाम लोगों के अपने नाम लिए, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, यही चीज़ तो अंतर दिखा रहा है ना कि पहले जो एजेंसियां काम कर रही थी वो सहयोगी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो या अपने साथ के दल हो, उसमें अंतर नहीं कर रही थी। और आज के समय में हम लोग देख रहे हैं, अब सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे कहते हैं, अजीत पवार के ऊपर नाम लेके एक तरह से कह रहे हैं और उनके ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाला का उन्होंने आरोप लगाया। और आप 24-48 घंटे के भीतर वो एनडीए गठबंधन में आ गए। चलिए एनडीए गठबंधन में भी आते तो कोई सवाल नहीं था, उनको महाराष्ट्र का खजाना मंत्री बना दिया, देवेंद्र फडणवीस से लेके वो विभाग भी उन्हीं को दे दिया। तो संदेश जनता में सीधे सीधे जा रहा है कि इसमें ईडी, इनकम टैक्स, इसका प्रयोग किस लिए किया जा रहा है? आप ठगबंधन कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को ठगबंधन कहा जा रहा है। अरे भाई, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को लेने के लिए तो पूरा जी तोड़ कोशिश कर दिया आपने, और जिन सहयोगियों को आप ले सके उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में शामिल कर दिया। यहां पे बात हो रही है कि अपेक्स कोर्ट ने क्या चीजें कही सीबीआई को लेके, बिल्कुल सही है, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें कही थी। लेकिन आज जिस समय हम लोग देख रहे हैं अदिति जी कि वो जो पिंजड़ा है, जिसको सीबीआई को पिंजड़ा कहा गया, वो पिंजड़ा और भी छोटा होता हुआ दिख रहा है, और भी सकरा होता हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि इस समय जो तमाम जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर, पहले किसी के ऊपर छापामारी करती थी वो एजेंसियां, तो लोग बड़े उनको जो है कि हीन भावना के साथ देखते थे कि वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है। लेकिन आज अगर किसी के पास से एजेंसियां जाती भी और किसी जेन्युइन आदमी के पास भी जाती है, परसेप्शन ये बन गया कि शायद केंद्र सरकार के विरुद्ध कुछ मजबूत आवाज उठा रहे होंगे, लोकतंत्र के लिए आवाज मजबूत कर रहे होंगे। ये स्थितियां इन प्रीमियम एजेंसियों के लिए अच्छी नहीं है। सुमित जी, मैं आपके पास आऊंगी। विपिन जी, आप बात 10 सेकंड आप बोलिए। बिल्कुल संक्षेप में देखिए, बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ हद तक राहुल जी के बात के साथ इत्तेफाक रखूंगा, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आपने बात करी कि कांग्रेस के कार्यकाल में कार्रवाई हुई, तो जब कार्रवाई हुई उनको दोषी ठहराया गया या उनको जो सजा मिली, तो यहां पर आज तो ये वॉशिंग मशीन का जो हवाला दिया जाता है वो तो सब पे लागू होता है कि आप ऐसा वॉशिंग मशीन आ गया, ऐसा डिटर्जेंट पाउडर आ गया है कि उसमें सबके दाग धुल जाते हैं। तो ये जो हम लोग तो पत्रकार बड़े जिम्मेदारी से बोलते हैं, हम लोग गठबंधन बोलेंगे, कभी कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर यह बात तो तय है कि सारे, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, आप लोग सबके जो दागी नेता हैं उनके दाग धुल जाते हैं जब आपके दल में शामिल हो जाते हैं। सुमित जी, चाहे कितनी 400 पार या 370 की बात हो, एजेंसियों के दुरुपयोग का तमका तो आप पे लग ही जाता है। देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूं, मैंने ठगबंधन कहा दीपक जी को, जो मेरी बात बुरी लगी, ठगबंधन मैंने कहा क्योंकि कोई टोटी चोर है, कोई चारा चोर है, कोई कफन चोर है, और ये तमाम बड़े बड़े स्कैम, ये खुद चंदा चोर है, ये चंदा चोर है, खुद चंदा चोर बैठे हुए हैं, दूसरे को क्या कह रहे हैं, चंदा चोर। कोविशील्ड लगवा दिया, चंदा लेकर के कोविशील्ड लगवा दिया। आप ये गलत बात करेंगे, चंदा चोर, चंदा लेके धंधा देने वाले लोग हैं ये लोग, चंदा लेके धंधा देने वाले लोग हैं, चंदा लेकर के लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया, कोविशील्ड लगवा दिया, कोविशील्ड वापस दे रहा, जिसके शरीर में कोविशील्ड लग गया वो कैसे वापस लोगे? लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, महंगा इंजीनियरिंग से इतना पैसा ले लिया। अरे आप क्या बात करोगे? चंदा चोर हो आप लोग, चंदा चोर हो आप लोग, सारे भ्रष्टाचारी आप जाके शिष्टाचारी हो गए। जिसके खिलाफ गारंटी देते थे प्रधानमंत्री जी, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी देते थे, सारे भ्रष्टाचारियों को भर लिया अपने अंदर, सारे भ्रष्टाचारियों को भर लिया। सिक्योरिटी नजर आ रही है, आपको समय दूंगी मैं, आप रुकिए एक सेकंड। ये क्यों, ये चंदा चोर, समय मिलेगा बात करने का। मैंने इनको चंदा चोर कहा तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? प्रधानमंत्री हैट्रिक लगाने जा रहा है और चाचा, अरे छोड़ो, हैट्रिक लगाने जा रहा है। दीपक रंजन जी, आप रुकिए, आपको बोलने का, पानी पीजिए, आपको बोलने का मौका दूंगी मैं, रुकिए। पानी को पिला दीजिए। सुमित जी, आप बात पूरी कीजिए, दीपक जी जवाब देंगे, बात पूरी कीजिए। जी, मैं वही कह रहा हूं कि 2024 के चुनावों में निश्चित रूप से हम 400 पार करने जा रहे हैं, और ये देश की राजनीति का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा नायक इस देश को मिला है। और आप उसका और निश्चित रूप से ये हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। चाचा नेहरू की लोकप्रियता जो है वो कम होने जा रही है, क्योंकि ताऊ मोदी का युग है, और ताऊ मोदी 2024 से आप देखेंगे मतलब क्या कुछ होने वाला है। मतलब राजनीति की एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की थी, आप उनके ऊपर आ गए, आप अपनी सफाई दीजिए ना। आपके ऊपर एजेंसी के दुरुपयोग का तमका है, चाहे आप तो हर चीज के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अदिति जी, ये तो आपके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, ईवीएम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सुमित जी, एक सवाल ये पैदा होता है कि 2014 से लेकर 2019 तो कोई आपने मुस्तैदी दिखाई नहीं, जांच एजेंसियों ने अचानक एकाएक
सवाल ये पैदा होता है एकाएक उस शब्द पे आप अपना ध्यान केंद्रित करें कि 2019 से 2024 ये वर्तमान के दौर में देखिए, ये जहां तक एकाएक की बात है, मैं ज्यादा ओवरड्राइव क्यों बता दूं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं, अधिवक्ता हूं, एडवोकेट हूं, और जहां तक जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली का सवाल है या उनके समय का सवाल है, इसके ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। वो मैं भी समझता हूं, मैं भी कानून का छात्र हूं, लेकिन मैं सवाल आपसे ये बतौर पत्रकार पूछना चाहता हूं, जनता पूछना चाहती है देश की, कि यहां पर 2019 के बाद ये तो देखिए तय कि यहां पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता था। जैसे किसान जो देश का अन्नदाता है, जिसको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, उसके साथ सदियों से एक रिवायत रही है कि छलावा होता है कर्ज माफी को लेकर। तो जो भी सरकार रहनुमा बने, बड़े बड़े दावे करे, वो सब खोखले साबित हो जाते हैं। तो यहां पर यही बात है, जांच एजेंसियों, यही फर्क है विपक्ष में और भारतीय जनता आपकी जांच एजेंसियां ऐसे काम नहीं करेंगी, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। नहीं करते, वो कार्य करते हैं। ये विपक्ष का काम है बातें करना, दावे करना। मोदी जी दावों से बचते हैं, इसीलिए अक्सर ये भी कहा गया, वो मीडिया में दावे तो आप कर ही रहे ना, 400 पार का दावा लगातार। एक बात बोलना मीडिया में ज्यादा नहीं आते, व्यक्तिगत तौर पे देते हैं, तो एक व्यक्तिगत तौर पे बात जरूर बोलना चाहूंगा। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बैठे यहाँ पर इस चर्चा में, लेकिन जब बतौर पत्रकार, चाहे अदिति जी हो, चाहे मैं या बाकी कोई पत्रकार, जब हम उस स्वर्णिम दौर को याद करते थे, 1998 से लेकर 2013 का दौर, जो दिल्ली देश की राजधानी ने देखा था, जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे, जिनका नाम स्वर्णिम इतिहास, ऐसे तमाम स्वर्णिम दौरों के दर्ज है। बावजूद पहले सुन लीजिए, तो वहां पर जब हम बोलते थे पत्रकार, तो यहां पर बोला जाता था कांग्रेस की हम प्रवक्ता बन गए। ऐसा नहीं होता, पत्रकारों को पत्रकारों वाला काम करने दीजिए। बिल्कुल, देखिए उठाना नहीं चाहिए। दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, समय कम है, 10-10 सेकंड सबके पास। देखिए अदिति, यहाँ पे बात ईडी सीबीआई की हो रही है। अगर ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कौन सी सरकार पीछे पीछे भागी थी सुप्रीम कोर्ट तक? 2 बार उनको एक्सटेंशन मिलने के बाद दोबारा उनका, अरे जो ईडी का डायरेक्टर आता वो काम करता। और नारायण राणा जी का क्या जांच मनी लॉन्ड्रिंग में उनके सारे मामले उनके खत्म हो गए नहीं हो गए? शुभेंदु अधिकारी के मामले खत्म हो गए नहीं हो गए? और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के मामले खत्म हो गए नहीं हो गए? हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या हुआ? मामले खत्म हुए नहीं हुए? तो जिस तरह भाई आप ईडी को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, हम गलत है हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, बीजेपी का कोई नेता गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आज देश के प्रधानमंत्री जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जो नजीरों पेश कर रहे हैं, एक तरफ तो चिल्ला चिल्ला के 56 इंच का सीना चौड़ा की बात करते हो, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम गारंटी लेते हैं, अजीत पवार का और कितने लोगों का भोपाल में नाम लेते हैं वो, और 4 दिन बाद उन्हीं को अपने पार्टी में शामिल करके न सिर्फ शामिल करते हैं एनडीए में, बल्कि उनको डिप्टी सीएम बना देते हैं। दीपक जी, आपको रोकना पड़ेगा।